हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, आज है 1 जनवरी और 2022 का पहला दिन है। मैं आप लोगों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ और उसी के साथ हम लोग अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए टारगेट 2022, जो कि मैंने आपको बता दिया था कल ही, हमारा टारगेट 2022 क्या है? NTA नेट JRF को क्रैक करना। तो उसके लिए मैंने जो है वीडियो डाल दिया है पाठ्यक्रम का वीडियो। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है NTA नेट JRF 2022 का, उसमें आप जाकर के देखें तो आपको उसका पाठ्यक्रम मिल जाएगा। और यदि आप उसका PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने वो PDF दे दिया है। तो वो ये तो रही पाठ्यक्रम की बात। अब दोस्तों, यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तभी तो आप तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ 2009 का, यानी जून 2009 में जो पेपर हुआ था उसी का सॉल्व पेपर है हमारे पास। पहले आपके जो सब्जेक्टिव के 2 पेपर हुआ करते थे, जब UGC ये परीक्षा करवाता था तो टोटल 3 पेपर हुआ करते थे नेट JRF में। फर्स्ट पेपर कॉमन होता था सभी के लिए, सेकंड और थर्ड पेपर जो होता था वो आपके सब्जेक्टिव का होता था। वर्तमान में सेकंड और थर्ड को मिलाकर एक कर दिया गया, यानी अब केवल 2 ही पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो है जून 2009 का सेकंड पेपर है, हिंदी का ही। तो चलिए आज उसका सॉल्व पेपर देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने सिर्फ 1 लाइनर लिया है, इसको ऑप्शन नहीं लिए हैं। आपको यहाँ पर स्पष्ट करते चले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप ये सोच यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया तो वो ऑप्शन थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया है। जहाँ पर आवश्यकता होगी मैं उसकी व्याख्या करते जाऊँगी। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हिंदी, उर्दू और मिश्रित, ये आपने पढ़ा ही है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, जैसे आपको पता है ये छत्तीसगढ़ी, यहाँ पर ये इसका ऑप्शन जो होगा वो छत्तीसगढ़ी होगा। वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब नहीं था, ये तो पूर्वी भाषा की हैं। वहाँ पर ऑप्शन में जो कुछ भी रहा हो, पश्चिमी हिंदी, हाँ पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ दी गई थी। 3 बोलियाँ पश्चिमी हिंदी की थी और एक था आपका एक छत्तीसगढ़ी। जो छत्तीसगढ़ी है वो पश्चिमी की नहीं है बल्कि पूर्वी की है। तो पूर्वी हिंदी की आपको पता ही है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियाँ आती हैं आपकी पूर्वी हिंदी में, तो यानी ये पश्चिमी की नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? वह 22 भाषा है। फिर आपसे पूछा गया था ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो वह स्वनिम विज्ञान से है। नंददास की रचना जिसका संबंध नायिका भेद से है तो रस मंजरी, यानी नंददास जी ने रस मंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया है। अब आपसे ये पूछा गया था आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह। पथिक, बाजसरवा के बहाने, मगध तथा पहाड़ पर लालटेन में से कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? तो कुंवर नारायण की रचना जो है वो बाजसरवा के बहाने है। लड़ाई एक नाटक है, उसके नाटककार कौन है? तो उसके नाटककार जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कव्य और काला पानी, इसके कहानीकार हैं निर्मल वर्मा जी। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह कथन है पंडित राज जगन्नाथ जी का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, सत साहेब, पलटू साहेब में से बाबरी पंथ से संबंधित कौन से नहीं हैं? जो सत साहेब जी हैं वो बाबरी पंथ से संबंधित नहीं थे। उपरोक्त तीनों जो थे वो बाबरी पंथ से संबंधित थे। अगला है आप एक पंक्ति है इसमें, कब को टेरत दीन है हो तन श्याम सहाय। ये देखिए, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि क्या कहता है? यानी वो याचना करता है, शिकायत करता है, प्रार्थना करता है, क्या करता है? तो कवि इसमें शिकायत कर रहा है। पूछा गया था, अब ये लाइन आपको बतानी है, जनगण जनगण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अमंगलकारी है। इसमें आपको बताना था ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं नागार्जुन जी की। एक सवंगी नामक रचना है, वो रचना किसकी है? रज्जब की है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? यहाँ पे ध्यान देना, आपको भारत में पूछ रहा है आपको, तो 1936 में बताना होगा।
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो मद्रास में है। फिर हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? यानी कौन सी संस्था थी जिसने हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो हिंदुस्तानी अकादमी ने किया था। शेष स्मृतियां एक संस्मरण है, इसके लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय जी की संस्मरण कृति है। झांकियां निकलती ढोंग अविश्वास की, बदबू आती मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। उक्त पंक्ति किसकी है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। अब यहाँ पर एक बताना है जो कि एक नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है उसकी विशेषता, उसकी खास बात है वह है अनुक्रम वाले प्रश्न, जहाँ पर आके आप अटक जाते हैं। तो उसमें ये देखिए, इसमें पूछा गया है अनुक्रम वाला जो प्रश्न है उसमें सही क्रम बताना। मैं यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन ना दे करके आपको डायरेक्ट इसका सही अनुक्रम ही लिख दिया है। तो बीसल देव रासो जो है इसे किसके द्वारा लिखा गया था? नरपत नाल के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 12वीं शताब्दी में। उसके बाद आपका आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम लिखा गया था जायसी के द्वारा। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। तुलसीदास का जन्म काल आप जानते ही हैं 1532 से 1623 तक था। और बरवे नायिका भेद लिखा था रहीम ने। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी समाचार पत्रों का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना था सही अनुक्रम क्या था। तो कर्मवीर, सबसे पहले कर्मवीर आता है। कर्मवीर जो है वो 1919 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद आज है, तो आज का प्रारंभ हुआ था 1920। विशाल भारत 1928 में और जनसत्ता 1980 में। यह इसका सही क्रम है। नेट जेआरएफ के क्वेश्चन की है विशेषता है, इसमें क्रम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो था, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर जो रचनाएं वो सभी दिनकर की हैं। और यहाँ पर तो मैंने क्रम से लगा दिया है, लेकिन जो पेपर में दिया हुआ था वो सही क्रम नहीं दिया था, आपको सही चूज करना था। हुंकार 1939 में प्रकाशित हुआ। रसवंती 1940 में। रेणुका 1935 में। उसके बाद उर्वशी 1961 में। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है रेणुका। रेणुका का जो प्रकाशन हुआ था 1935 में हुआ था। फिर आ जाता है हुंकार। हुंकार का 1939 में। रसवंती 1940 में और उर्वशी 1961 में। यानी रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, यह इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? मित्रों, जरूरी नहीं है कि आपसे एक ही नाटककार या एक ही लेखक की सभी रचनाओं का अनुक्रम पूछा जाए। अलग अलग लेखकों की रचनाओं का अनुक्रम भी पूछा जाता रहा है। तो भारत दुर्दशा कब लिखा गया था? 1880 में लिखा गया था भारत दुर्दशा। और प्रायश्चित लिखा गया था 1913 में। अंधा युग 1955 में लिखा गया था। और कोर्ट मार्शल 1991 में। यह इसका सही अनुक्रम हो जाता है। आलोचकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? डॉक्टर देवराज जो है वो सबसे पहले आ जाते हैं। इनका जन्म काल माना जाता है 1917 से लेकर के 1999 तक। फिर लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, इनका 1922 से लेकर के 2002 तक जीवन काल रहा है। विजय देव नारायण शाही जी का जीवन काल जो है वह 1924 से लेकर के 1986 तक रहा है। फिर आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, इनका जन्म काल 1939 से लेकर के कब तक रहा है? 2003 तक रहा है। जी हाँ मित्रों, इसका सही क्रम हो गया। अगला आपसे पूछा गया था इसमें, उपन्यासों का रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप और कश्यप। तो चंद्रकांता जो लिखा गया ये 1891 में लिखा गया, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। तितली लिखा गया था 1934 में। 1934 में तितली। नदी के द्वीप 1951 में। और लिखा गया था ये कश्यप 1982 में। यह इसका सही अनुक्रम है। मैंने यहाँ पर सही से दे रखा है, आपको उसका सन याद कर लेना है। काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा और साखी। तो
तो भग्नदूत सबसे पहले आता है, कब हुआ था? 1933 में। मंजीर 1941 में। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में मुक्तिबोध की रचना है ये, और साखी 1983 में। यह इसका सही अनुक्रम है। अब आपको यहाँ पर आगे चलकर स्पष्ट करना है वाद का सही अनुक्रम क्या है। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद और उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद जो है वो आया था आपका 1725 में, अस्तित्ववाद 1813 में, फ्रायडवाद 1856 में और उत्तर संरचनावाद 1970 में। यह इसका सही प्रकाशन क्रम है। निबंधों यानी जो निबंध यहाँ पर दिए गए हैं, निबंध संग्रह है, उनका रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, परंपरा का मूल्यांकन और आत्मपरक, क्या इसका सही क्रम है? अब इसका हम सन जान लेते हैं। तो चाबुक 1951 में, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में, परंपरा का मूल्यांकन 1981 में, आत्मपरक 1983 में। यह इसका सही क्रम रहा है। अब आप ये बताइए काव्यांदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? नई कविता, नकेनवाद, अकविता, युयुत्सावाद। नई कविता का जो समय रहा है वह 1951 था, नकेनवाद 1956, अकविता 1963-64 और युयुत्सावाद 1968 माना जाता है। अगला है, यहाँ पर दिया गया था उपन्यास और उसके पात्रों को आपको सही सुमेलित करना था। मित्रों यहाँ पर आपने जब पाठ्यक्रम देखा होगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर दिया गया है कितने उपन्यास पढ़ने हैं आपको, कहानियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसी में के पात्र भी पूछा गया था। परख उपन्यास है ये, परख के पात्र कौन कौन से हैं? तो कट्टो इसके पात्र हैं, गबन के पात्र जालपा हैं, त्यागपत्र के पात्र मृडालिनी हैं और शेखर एक जीवनी के पात्र शशि हैं। अब यहाँ पर आत्मकथा और उनका लेखक दिया हुआ है। तो आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी आत्मकथा है श्याम सुंदर दास की। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। अगला सही सुमिलन करना था आपको रचना और उनके कवि। तो बात बोलेगी यह रचना है शमशेर बहादुर की। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान अज्ञे की रचना है। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको। अब यहाँ पर भी आपको रचना और उनके कवियों का सुमेलन करना है। सभी रचनाएं आदिकालीन हैं। हंसावली असाइत ने लिखा है, चंदायन मुल्ला दाऊद ने, सत्यवती ईश्वरदास ने और मृगावती कुतुबन ने। आपने बहुत बार इसको पढ़ा, हमारे प्रैक्टिस नहीं पढ़ा होगा इसको आपने। उपन्यास और लेखक बताना है। अप्सरा उपन्यास के लेखक है निराला जी। मृगनयनी को लिखा वृंदावन लाल वर्मा जी ने। कर्मभूमि लिखा प्रेमचंद जी ने, आप पता ही है आपको। मृत्यु मरजानी लिखा आपके कृष्णा सोबती जी ने। चलिए आगे देते ग्रंथ और ग्रंथकार। ग्रंथकार तो रस गंगाधर नामक जो ग्रंथ था उसके ग्रंथकार थे पंडित राज जगन्नाथ जी। साहित्य दर्पण लिखा था विश्वनाथ जी ने। काव्य प्रकाश लिखा था मम्मट ने। वक्रोक्त जीवितम लिखा था कुंतक ने। यह सभी आपको याद होने ही चाहिए। मैं अगले के वीडियोस जो लेकर आऊँगी उसमें भी 2009 दिसंबर का पेपर जो हुआ था उसका सवाल पेपर होगा। अब यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दी हुई है और उनसे कवि कौन कौन से सुमेलित करना है। यहाँ फिलहाल मैंने सुमेलन दे रखा है, आपको मैच नहीं करना है, आपको सिर्फ याद कर लेना है। राष्ट्रगीत में भला कौन या भारत भाग्य विधाता है। यह पंक्ति है रघुवीर सहाय जी की। क्या करूं जो संबुधन टूटा हम तुम्हारा। यह पंक्तियाँ जो है गिरजा कुमार माथुर की है। मैं ये देखिए अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ। यह पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। साधो आज मेरे सत की परीक्षा है। यह पंक्ति है विजय देव नारायण शाही की। अब यात्रा साहित्य यहाँ पर दिया गया है, बताना आपको कौन सा यात्रा साहित्य किस लेखक द्वारा लिखा गया। ठेले पर हिमालय, इसे आपने पढ़ा होगा, धर्मवीर भारती की है। आखिरी चट्टान आपको पता ही है मोहन राकेश जी। सुबह के रंग अमृत राय। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। साहित्यिकवाद और लेखक आपको बताना है, तो कौन सा साहित्यिकवाद किस लेखक द्वारा प्रवर्तित किया गया। ये देखिए प्रगतिवाद, इसके प्रवर्तक रहे हैं आपके त्रिलोचन जी। हालावाद तो आपको पता ही है, मैं मधुशाला की मधुबाला हरिवंश राय बच्चन जी की। अकविता जगदीश चतुर्वेदी। प्रयोगवाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
अब पत्र पत्रिका और उसके संपादक को आपको सही सुमेलन करना है। भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे राधाचरण गोस्वामी जी, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी, विशाल भारत के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी, और आज ये जो पत्रिका है उसके संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त। यह इसका सही कालानुक्रम है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम आगे। मित्रों, आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। 5 प्रश्न आपके पूछे गए थे कथन और निष्कर्ष से। उसमें पहला कथन था, चलिए यहाँ पर हम इसे देखते जाते हैं इसको। पहला कथन था, इसमें अभिकथन दिया रहता है, वहाँ पर एक अभिकथन होगा और दूसरा उसका कारण होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या सही है, यानी आपको बताना ए सही है, आर गलत है, ए सही है और आर उसकी व्याख्या सही नहीं करता है, ए और आर दोनों सही, इस प्रकार दिए रहेंगे। इसमें पहला आपसे पूछा गया था, नाट्य का अपनी समझता में परिचय देना ही नट कर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। यह अभिकथन था। इसका कारण दिया हुआ था क्योंकि नट कर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है इसमें अभिकथन सही है या फिर आर सही है, या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। इसका जो सही निष्कर्ष हो जाएगा कि ए सही है, यानी जो अभिकथन है आपका वो सही है लेकिन कारण इसका गलत है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था, अभिकथन जो था, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। इसका कारण दिए गए थे, क्या कारण है? क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। इसमें भी आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। करुणा का विषय दूसरों का दुख ही तो होता है भाई। किसी दूसरे व्यक्ति को देखेंगे आप तभी तो आपके मन में करुणा का भाव आएगा। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें 2009 में अभिकथन था, भारतेंदु की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति नहीं, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। ऐसा नहीं है। भारतेंदु जी की जो कविताएं थी, रचनाएं थी, उनका मूल विषय देशभक्ति भले नहीं है, कथन सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतेंदु युग में भारतीय समाज में देश प्रेम की भावना थी ही नहीं। यानी आपको जो आर है, कारण जो है उसका गलत माना जाएगा, कारण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन था, इसमें अभिकथन था, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अब कारण इसका क्या दिया हुआ था? क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। अगला एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यह आखिरी प्रश्न है। अभिकथन था, निराला की कल्पनाएं, देखिए निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। इसका कारण, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। देखिए मित्रों, इसमें दोनों गलत दिया हुआ है, क्योंकि निराला जी की जो कल्पनाएं थी उनके भावों के सहचरी हैं। भाई कोई भी कवि यदि रचना करता है तो अपनी कल्पना के माध्यम से ही करता है, इसलिए यहाँ पर यह दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ये रहा दोस्तों 2009 का, जून 2009 का सेकंड पेपर जो हिंदी हुआ था उसका सॉल्व पेपर, जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। आपने देखा होगा, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके रिवाइज्ड होते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? रिवाइज्ड होते रहते हैं, तो उसके लिए अगर आप पूरा पढ़ लेंगे, अभी मैं और लेकर के आऊँगी आपके लिए अगले पार्ट में, यानी अगला जो 2009 में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, उसका भी लेकर के आऊँगी। इसी तरह से मैं अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास उपलब्ध हैं 2014, 16, 15, 16, 17 तक हैं शायद, वो सब मैं आपको प्रैक्टिस करवाते जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं कंटेंट भी स्टार्ट करूँगी। हो सकता है साथ ही साथ यह भी चलता रहे, आपको कंटेंट भी चलता रहे। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप इसे, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, जिनके साथ आप अपने वीडियो शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, आप उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए। बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा उनके लिए।